नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और आपका जो लेसन है 17वां सौर परिवार, इसका जो पहला पार्ट है वो अपने कर चुके हैं और आगे का जो पार्ट है वो करते हैं। तो देखो क्या दिया है, अपने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये पढ़ना था कि प्राचीन भारत में खगोल की लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोल का उल्लेख किया हुआ है और इसमें कई भारतीय विद्वानों का योगदान भी रहा है। जो मुख्य जो ज्ञात है उनमें से एक क्या है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का जो योगदान है वो उनकी एक रचना है आर्यभट्टिया, उसमें है। और उन्होंने अपनी 23 वर्ष की आयु में 499 सीई में लिखा था। उनके द्वारा प्रकलित पृथ्वी के व्यास का जो मान है वो वर्तमान में जो ज्ञात है उसके क्या है, निकट है। पृथ्वी क्या है, अचल के प्रतीत है। प्रचलित मान्यता में आर्यभट्ट ने क्या सुझाया था कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। वह अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। और पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका जो अनुमानित मान है वो कितने, 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड। वर्तमान में यही मान ज्ञात हुआ था, उसने बहुत टाइम पहले यही मान कह दिया था। आर्यभट्ट ने क्या माना कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। और उसका जो व्यास का जो मान है वो उसने निकाला, जो अब के मान के बहुत ही निकट है। चंद्रमा तथा जो ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के द्वारा चमकते हैं। चंद्रमा और जो ग्रह हैं वो कैसे चमकते हैं, सूर्य के परावर्तन के मान के द्वारा ही चमकते हैं। और ऐसा ही उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था पहले, और अब वाले वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों को भी वैज्ञानिक व्याख्या कर दी थी। बहुत टाइम पहले उन्होंने ये व्याख्या भी कर दी थी, वैसे चंद्र ग्रहण होगा और ऐसे सूर्य ग्रहण होगा। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो फिर कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी है जो उसके बहुत ही करीब है। उसने बहुत टाइम पहले ये सारे मान बता दिए थे। इसके बाद देखो कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। और बुध ग्रह के बारे में अपने पढ़ते हैं कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के क्या है, सबसे निकटतम ग्रह है। और यह सबसे छोटा भी है, सबसे निकट भी है और सबसे छोटा भी है। और जो देखो यहाँ पर सूर्य है और इसके सबसे निकटतम ये बुध है, तो इसकी कक्षा भी क्या होगी, छोटी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उनकी कक्षा क्या होगी, बड़ी होगी। तो उनको चारों तरफ चक्कर लगाने में समय भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो बुध को समय क्या लगेगा, कम समय लगेगा। क्योंकि जो बुध है वो सूर्य के अत्यधिक निकट है, तो अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना उतना कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वही दिखाई देता है जहाँ वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे निकटतम है, यही बहुत है आपके लिए। इसके बाद देखो दूसरे नंबर पर क्या आता है, शुक्र। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कैसे हुआ, सबसे पहले सूर्य आ गया, फिर बुध आ गया, फिर शुक्र आ गया और तीसरे नंबर पर क्या आ गई, हमारी पृथ्वी। तो फिर पृथ्वी के पास में क्या है, शुक्र है ना, तो ये क्या हो गया, इसका पड़ोसी हो गया। और रात्रि में आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र कैसा है, सबसे अधिक चमकीला है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे संध्या तारा या प्रभात तारा कहते हैं। क्यों, कभी यह सुबह के टाइम दिखाई देता है तो प्रभात तारा, और कभी यह सूर्यास्त से पहले दिखाई देता है तो ये संध्या तारा। ये सबसे अधिक चमकीला भी यही है और पृथ्वी का पड़ोसी भी यही है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको कि जो शुक्र है पृथ्वी का पड़ोसी है, सबसे अधिक चमकीला है और इसे संध्या तारा और प्रभात तारा कहते हैं। और रात्रि में आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है और इसने
इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन जो गति है वो कुछ ऐसा धारण होती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। शुक्र क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। आपका क्रियाकलाप आया है 17.10 कि किसी समाचार पत्र, पंचांग या जंतरी में देखकर पता लगा कीजिए कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। और आप शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चमकीला तारा है। यहाँ तो ये सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले दिखाई देता है, या फिर सूर्यास्त के 1 या 3 घंटे पश्चात दिखाई देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सूर्योदय का तारा, प्रभात तारा, या फिर संध्या तारा। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयत्न कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं में प्रेक्षण करेंगे। जो शुक्र है वो ऐसे चंद्रमा की भांति इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया ना, ऐसे कई बार ऐसे ऐसे दिखता है, तो ऐसे हमारा चंद्रमा होता है ना, उसी की भांति इसकी कलाएं होती है। इसके बाद नंबर आया हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी ही ऐसा सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। हम किस पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी ही सौर परिवार का ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का क्या है? अस्तित्व है। और पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं हम? अपने जीवन पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी पर विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी है, और उनमें से पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी का ताप सही रहे, जल की उपस्थिति सही रहे। इसीलिए हम जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि बुध ग्रह तो पृथ्वी के बहुत पास हो गया, तो सूर्य की गर्मी कितनी होती है? तो बुध ग्रह पर सबसे अधिक होगी ना, तो अपना जीवन यहाँ पे संभव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है? थोड़ी दूरी है सूर्य से। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश परावर्तित होने के कारण वो कैसा? नीली हरी प्रतीत होती है। अंतरिक्ष से अपने पृथ्वी को देखते हैं ना, तो कैसी प्रतीत होती है? नीली हरी। पृथ्वी पर घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, और पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। पहले अपने बुध व शुक्र को पढ़ा तो उसके कोई भी उपग्रह नहीं थे, तो पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। वह है क्या है? चंद्रमा है। वह क्या है? चंद्रमा है। इसके बाद आता है मंगल। अगला ग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा के बाद पहला आ गया, तो वह कौन सा है? मंगल है। यह हल्का रक्तताप प्रतीत होता है। इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र है। और लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। और मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2, पृथ्वी का 1 चंद्रमा, और पहले वालों का कोई भी उपग्रह नहीं है। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसे इसरो कहते हैं, इसरो ने भारत में जो पहला मंगल मिशन यान किया था 5 नवंबर 2013 को किया था, और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है बृहस्पति का। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। आप अंदाजा लगा लो कि ये कितना बड़ा है। इसके अंदर कितनी पृथ्वियां रखी जा सकती है? 1300 पृथ्वियां इसके अंदर रखी जा सकती है। परंतु बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है, और यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। अपनी अक्ष पर बृहस्पति क्या करता है? अत्यंत तीव्र गति से घूर्णन करता है। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं, और विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने अक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण से झुका हुआ है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आ गया? बृहस्पति। लाल ग्रह मंगल, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और सूर्य के सबसे नजदीक बुध। आपको सभी के बारे में पता चल गया होगा।
ये बृहस्पति और इसके जो बड़े चार बड़े उपग्रह हैं, अन्य बहुत हैं। मंगल के कितने थे? 2, पृथ्वी का 1 और उसका नाम क्या था? चंद्रमा। और पहला मंगलयान करने वाला, विश्व का पहला प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला देश कौन सा है? हमारा भारत। इसके बाद देखो, बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, लेकिन अपने को जो बड़े 4 हैं वो क्या हैं? वो उनके बारे में बताया गया कि 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हो आप बृहस्पति के उपग्रहों में। इसके बाद जो नंबर आता है शनि का, कि बृहस्पति से ऊपर कौन सा है? शनि है। और शनि का रंग कैसा है? पीला। लाल किसका था? मंगल का। शनि का पीला है। और इस ग्रह में रमणीय बल्लियां ऐसे सौर परिवार का अद्वितीय बनाता है। यह बल्लियां कैसी होती है? नंगी होती है। और यह रमणीय बल्लियां होती है जो सौर परिवार के लिए ये अद्वितीय ग्रह है। शनि अद्वितीय ग्रह है। इसका रंग कैसा है? पीला है। यह जो वलय है वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। आप छोटे दूरदर्शक या इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं और शनि के बारे में रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में ये सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। शनि के लिए रोचक बात क्या है कि इसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी क्या है? कम है। रमणीय बल्लियां किसमें है? शनि में पाई जाती है। इसका घनत्व, अब देखो जो मेन ग्रह थे, बुध क्या है? सबसे नजदीक। शुक्र ग्रह है चमकीला ग्रह है और बुध व शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उसके बाद नंबर आया हमारी पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी एक ऐसा है पहला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और इसका आकार कैसा, इसका रंग कैसा है? नीला हरा प्रतीत होता है। और इसका प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। फिर हमारी पृथ्वी के बाद कौन आया? पृथ्वी के साथ आता है मंगल। पृथ्वी के साथ क्या आता है? मंगल। मंगल के जो उपग्रह हैं प्राकृतिक वो 2 हैं और पहला मंगलयान भी किसने किया था? भारत ने किया था। कब किया था? 5 नवंबर 2013 को। और इसका जो रंग है वो कैसा है? लाल है। इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और इसके बाद मंगल के बाद क्या आया? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बहुत ही बड़ा ग्रह है और बृहस्पति पर कितनी पृथ्वियाँ? 1300 पृथ्वियाँ रखी जा सकती है। इसके बाद आया शनि। शनि क्या है? शनि कैसा रंग है? शनि का पीला रंग है और इस पर वलय है जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद जो लास्ट आते हैं वो आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये सौर परिवार के सबसे बाहर के ग्रह हैं। ये केवल दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। और ये क्या है? यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है और इसकी विलक्षण विशेषता इसे अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन कक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप ये कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। सौर परिवार के जो प्रथम 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यधिक निकटतम है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाहर वाले जो 4 है वो हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? बाह्य ग्रह है। तो ठीक है। इसके बाद है सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। ये तो सौर परिवार के फिक्स हैं। इसके जो अन्य सदस्य हैं उसमें पहले नंबर पर हैं वो क्या हैं? क्षुद्र ग्रह है। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है और इस अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे जो पिंड हैं उन्होंने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किसके बीच? मंगल व बृहस्पति। मंगल व बृहस्पति के बीच बहुत सारा अंतराल है। इस अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ गए होंगे आप। इसके बाद आता है धूमकेतु। ये बता रहे हैं आपको मंगल व बृहस्पति के बीच ऐसे हैं, ये वाले ग्रह है। ये पट्टी से दिखाई दे रही ना, ये है क्षुद्र ग्रह। इसके बाद आता है धूमकेतु। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का ही सदस्य है। ये अत्यंत प्रबलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है तो उसकी पूंछ का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। सूर्य से क्या होती है? परे होती है। और ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेलिका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई देता है।
इसे पिछली बार कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। तो अगली बार 76 साल के बाद इसे कब देखा जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हो। धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास ऐसा है कि कुछ व्यक्ति सोचते हैं जो धूमकेतु हैं ये युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के संदेश वाहक होते हैं, लेकिन ये सब क्या है, एक मिथ्या कल्पनाएं हैं, अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक ये क्या है, प्राकृतिक घटना है और इसे भयभीत होने का कोई भी औचित्य नहीं है। ये कितने साल बाद दिखते हैं? 76 वर्ष बाद। और पिछली बार कब देखा गया? 1986 में। इसके बाद आते हैं उल्काएं तथा उल्कापिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो जाता है, चंद्रमा भी दिखाई न दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश के एक चमकीली धारी सी देखते हैं, तो इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। और इन उल्का सामान्यतः छोटे छोटे पिंड होते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे छोटे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, प्रवेश करते हैं, और इस समय इनकी अति उच्च चाल होती है और वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। ये शीघ्र ही प्रवेश करते हैं और शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है, और वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद देखो उल्कावृष्टि। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, इन्हें उल्कावृष्टि कहते हैं। और कुछ उल्कावृष्टि नियमित समयांतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट में उनके सामने देने के समय आपको पता चल लगा सकते हैं। इसके बाद आता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह तो जो पृथ्वी हमें प्रकृति ने निर्मित किए हैं, तो कृत्रिम चीज कौन सी होती है? जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, तो वो कौन सी होती है? कृत्रिम चीज होती है, और मानव ने जो बनाई होती है अपनी सुविधा के लिए। तो इन्हीं में आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कृत्रिम उपग्रहों में सबसे पहले क्या आया? आर्यभट्ट आया, और कुछ जो अन्य आए वो क्या थे? इनसैट, IRS, एजुसेट। ये कोई शिक्षा के लिए, कोई कृषि के लिए, तो इस अन्य प्रकार की चीज़ों के लिए, भविष्यवाणियों के लिए, टेलीविज़न के लिए, मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो को चलाने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए अपनी सुविधा के अनुसार वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों, कृत्रिम उपग्रहों को वायुमंडल में प्रक्षेपित किया है। तो इसके बाद इस पाठ में आपने क्या सीखा? इस पाठ में सीखा सबसे पहले कि जो तारामंडल है ये क्या है? तारों का समूह होता है। उसके अंदर अपने जो तारामंडल किए थे, 3 किए थे। सप्तऋषि, कैसोपिया, ओरियन, ग्रेट वियर, उनके नाम थे। 7 तारों का समूह, 5 तारों का समूह, उसमें WM प्रकार का दिखता है। इसके बाद अपने ग्रह किए। सूर्य एक तारा है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उसके ग्रह हैं। सबसे पहले नंबर पर बुध था। बुध के आकार में बहुत छोटा है। फिर क्या आता था दूसरे नंबर पर? पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर क्या आया? शुक्र आया। शुक्र क्या है? बहुत ही चमकीला होता है। बुध व शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आई। इसका रंग कैसा है? नीला हरा है, और इस पर जीवन संभव है, और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, उसे क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। चौथे नंबर पर क्या आया? मंगल आया। मंगल लाल रंग का है, और इसके क्या है? 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। और मंगल, प्रथम मंगलयान भी किसने किया? भारतीयों ने किया। मंगल के बाद 5वें नंबर पर बृहस्पति आया, और बृहस्पति बहुत ही बड़ा है। इसके इसके अंदर कितनी पृथ्वियाँ? 1300 पृथ्वियाँ प्रक्षेपित की जा सकती है। बहुत ही बड़ा है ये है बृहस्पति। इसके बाद आता है शनि, छठे नंबर पर। इसके बाद क्या आता है? शनि आता है, और शनि का रंग कैसा है? पीला है, और उसकी वलयां हैं। फिर लास्ट में वो 2 आते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो भी इसका ग्रह था, लेकिन 2006 के जो खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय संघ ने परिभाषा दी, उस परिभाषा को पूरा न कर सकने के कारण प्लूटो क्या हो गया? इससे बाहर हो गया। उसके बाद जो अन्य ग्रह थे वो आ रहे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का ये पिंड, और फिर आते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। तो ये आपका जो पाठ था पूरा हुआ। धन्यवाद।